नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत अपने चरम पर है। ममता बनर्जी सरकार ने 7% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 17% किया। 77 नई जातियों को सूची में जोड़ा, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए ममता सरकार को राहत दे दी। अब बंगाल में क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ तो ओबीसी आरक्षण फिर से 7% कर दिया गया और इसी के साथ देश में आरक्षण बनाम तुष्टीकरण की बहस तेज हो चुकी है। देश में फिलहाल एससी, एसटी, ओबीसी को मिलाकर करीब 49.5% रिजर्वेशन लागू है, जबकि ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के बाद कई जगह कुल आरक्षण 59.5% तक पहुंच चुका है। वहीं भारत में मुस्लिम आबादी करीब 14 से 15% मानी जाती है, यानी लगभग 20 करोड़ से ज्यादा। इसी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सियासत को गर्मा गया। रिजिजू कहते हैं कि अगर भारत के मुसलमानों को मिलाकर अलग देश बनाया जाए तो वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होगा और इसीलिए उन्हें खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी पलटवार करते हुए कहते हैं कि 79% बनाम 14% का फर्क ही तय करता है कि अल्पसंख्यक कौन है। अब सवाल यह है कि क्या 14 से 15% आबादी वाला समुदाय आज भी उसी तरह अल्पसंख्यक माना जाए जैसा कि दशकों पहले माना जाता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन रहेगा या फिर धर्म और वोट बैंक की राजनीति तय करेगी कि किसे कितना हक मिलेगा? दहाड़ में आज इसी पर करेंगे चर्चा तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, सुनिएगा। 20 करोड़ से ऊपर का मुसलमान का संख्या और 52,000 लगभग पारसी का संख्या, दोनों माइनॉरिटी है। अगर मुसलमानों का जनसंख्या को अलग राष्ट्र के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। इतना बड़ा मुसलमानों का संख्या है। और पारसी का संख्या देखेगा तो एक गांव का बराबर है। 52,000 53,000 का लगभग पारसी का पॉपुलेशन इस देश में बच गया है और दोनों माइनॉरिटी का स्टेटस मिला हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस इसलिए मिला है कि इस देश में हिंदुओं का जनसंख्या लगभग 80% है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने रखती हूं आज के सवाल। पहला सवाल यही कि बंगाल में बदला शासन, ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम आउट। दीदी का ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम तुष्टीकरण। बंगाल में सुवेंदु राज, दीदी वाला ओबीसी मॉडल खत्म। देश में 14% से ज्यादा मुस्लिम, क्या अब भी अल्पसंख्यक? आरक्षण का आधार पिछड़ापन या वोट बैंक का हथियार? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चंदन घोष जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मौलाना गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। और अब से थोड़ी देर में एआईएमआईएम से मनमोहन गामा हमारे साथ जुड़ेंगे और टीएमसी के नेता एहतिशामुल हक भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर निखिल प्रसून, आपके साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि बंगाल में वापस से ओबीसी आरक्षण को 17% से 7% सुवेंदु सरकार ने कर दिया। आप तो इसे संवैधानिक सुधार के तौर पर देखते हैं, तो क्या ये आज एक बार फिर से आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने आरक्षण को तुष्टीकरण का हथियार बनाया और बीजेपी सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रही है? जी नमस्कार। देखिए, मैं मानता हूं कि इस फैसले से सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसे एक बड़ा संबल मिला है और पश्चिम बंगाल की महान जनता के साथ न्याय करने की दिशा में आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जो अग्रसर हैं, उसमें एक नए अध्याय का सृजन हुआ है। आपको यह विदित होगा कि 2010 से पहले की जो स्थितियां हैं उसके पुनर्स्थापना की एक तरह से चेष्टा की गई है इस आदेश के माध्यम से। जब ओबीसी की जो सूची थी उसमें 66 वर्ग थे, उसमें ममता बनर्जी सरकार ने मनमाने ढंग से 74 अन्य जातियों उपजातियों को उसमें शामिल किया और उसके बाद यह संख्या बढ़ गई काफी। और उसमें ऐसा हुआ कि जो उसे कोलकाता हाई कोर्ट ने मई 2024 में उसे निरस्त भी कर दिया था, फिर भी
अपने जिद पर अड़ी रही पिछली जो सरकार, वो नहीं, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने और इन स्टे सब भी जगहों लगाया पे था गई। उस पर, निखिल प्रसून साहब। कलकत्ता हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट फैसले ने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह भी था कि आरक्षण जो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर जो है सो उसमें बदलाव या फेरबदल लाया जा सकता है। तो हमारा ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इस आधार पर जो है सो आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक न्याय के आईने में जो भी परिवर्तन वांछनीय थे और उसे हमने 2010 के पहले वाली स्थिति के तरफ ले जाके पुनर्स्थापित की, तो सामाजिक न्याय इसी तरह से होता है। मैं कहता हूं कि धर्म के आधार पर आरक्षण जो होता है वो नहीं, आर्टिकल 16 के तत्वावधान में यह निर्णय लिया गया है। क्या किस आधार पर उन उपजातियों को शामिल किया गया जिसकी वजह से करीब करीब 87% आरक्षण मुस्लिमों के लिए हो गया तो उस ओबीसी कोटे में, तो क्या वह उन हिंदू जातियां जो कि उनसे वंचित हो रही थी उनके खिलाफ अन्याय नहीं था? और जब संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, ये तो बाबा साहब आंबेडकर के तो संवैधानिक पिछड़ेपन के प्रावधानों को आधार पर मजबूत तो हो करने की सकता दिशा है में ना, कदम है। शैक्षणिक आधार पर तो हो सकता है ना। और आप अगर जो सब जातियां हैं, जो ओबीसी जिनको शामिल किया गया है, उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग थोड़े ही हैं, उसमें तो हिंदू ओबीसी भी हैं। मैं बता रहा हूं कि अदर बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास को जो एक तरह से मर्ज कर दिया गया था। इन लोगों का ये कहना है कि क्लास के तत्वावधान में वो एक पर्टिकुलर कास्ट के न होने के बावजूद भी वो आ सकते हैं। इसीलिए 2011 से लेकर के अभी तक और सुप्रीम कोर्ट ने के ही निर्देश पर जो जिस तरह से जो ओबीसी प्रमाण पत्र जो जारी किए गए थे उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और फिर से जातियों का एक तरह से फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा और जो सही में वंचित है ओबीसी की धारा में उन्हें शामिल किया जाएगा। इसलिए सारे जो 1.5 करोड़ सर्टिफिकेट है उसकी पुनर्समीक्षा का भी निर्णय लिया है। उसमें जो पुनर्समीक्षा में शामिल होगा तब देखेंगे। इसलिए इससे बड़ा न्याय और कुछ नहीं हो सकता और इसका जोरदार स्वागत कर रही है पश्चिम बंगाल की जनता। ठीक है, लेकिन विपक्ष इसका स्वागत नहीं कर रहा है। चंदन घोष साहब, आपके पास आती हूं। ये तो हम मानते हैं कि संवैधानिक आधार पर धर्म आधारित आरक्षण की तो कोई जगह नहीं है, संवैधानिक लिहाज से अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष की हिस्सेदारी रिजर्वेशन में ओबीसी में शामिल होते कैसे जस्टिफाई की जाएंगी? तो अगर शुभेंदु सरकार ने कर दिया उसे 17 से 7%, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, ये दिक्कत का बात नहीं है। ये बात जो है, अभी एक सरकार आई है बंगाल में, इनको सोचना चाहिए, इनको रिव्यू करना चाहिए जितना सारे डिसीजन लेना है। इसका बात ये नहीं है अभी एक विधानसभा भी नहीं बैठे, इसका बात ये नहीं है जो चाहे ये एप्लीकेशन कर दे और इससे इसका कोई रिव्यू रिपोर्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? अभी आप देखिए, ये जो 7% पे आ गए, रिड्यूस किए, 10% को अलग कर दिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर का बराबर है। हम लोगों का ये बोलना है हर टाइम जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ठीक से लागू होना चाहिए, रिजर्वेशन का रिव्यू होना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी अकाउंटेबल टू द असेंबली। ये बंगाल का बात बोल रहा हूँ। तो ये असेंबली अभी नहीं बैठे, ये अगर डिक्लेरेशन कोई किए तो माइट इज राइट हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था उसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव में बोला गया था, ये रिजर्वेशन कभी कोई धर्म का नाम पे नहीं हो सकता है। तो हम लोग धर्म का नाम पे बात नहीं कर रहे, तो हम लोग रिजर्वेशन जो कह रहे हैं 66 कम्युनिटीज जो रिजर्वेशन पे आ गए अभी, ये 66 कम्युनिटी पे मुस्लिम जो जनसंख्या है और उनका जो कम्युनिटी है उनपे कितना परसेंटेज रिजर्वेशन हुआ और कितना डिमांड था, ये तो हम लोगों का टैली करना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन बेस्ड एक कॉन्सेप्ट। दूसरा बात है, अभी तक सेंसस नहीं हुआ, ये बोला जाता है 21 to 27, इतना बड़ा गैप। ये 27 करोड़ ये मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाल में है। तो अभी 27% ये बंगाल में पॉपुलेशन है। तो ये हो सकता है 31% भी हो सकता है, 32% भी हो सकता है। 2021 से अभी तक सेंसस नहीं हुआ, तो ये थोड़ा धीरे होना चाहिए था। ये अगर होना चाहिए था तो अकाउंटेबली होना चाहिए था, जो विधानसभा को लेके होना चाहिए था। अपने पास तो ताकत है ना, वो ये अगर चेंज करे तो विधानसभा में चेंज कर सकते थे। तो ये बात ये होता है, जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है इसमें ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इतना रश ये अपीसमेंट का हो जाता है। ये नहीं, तो ममता बनर्जी ने जब उसे 17% किया तो कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी या उनका कोई भी तुष्टीकरण जैसा इंटेंट नहीं था, आपको लगता है?
इंटरेस्टिंग हम लोग इसका विरुद्ध में, मतलब हम लोग ममता बनर्जी का साथ में नहीं है और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता उनको समर्थन करे। लेकिन एक बात आपको बोल रहे पूर्णिमा जी, तब भी हम लोग ये बात बोले और ये अकाउंटेबल था। शुभेंदु जी अभी का जो चीफ मिनिस्टर तब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, लेकिन ये पास हुआ था असेंबली। वही तो बात मैं कर रहा हूँ, वो असेंबली में अगर ताकत से वो अपना समर्थन से वो निकाले, क्योंकि उनका पास समर्थन है, लेकिन एक डिस्कशन का बेल्ट बन जाता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, ये बोलने का मतलब। ठीक है, वेल सेड, वेल सेड। ठीक है, गुलाम सरवर साहब, मुझे ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जब धर्म के नाम पर रिजर्वेशन की डिबेट आती है तो उसमें सबका अपना अपना पक्ष रहता है। बीजेपी अपने तरीके से इसको देखती है, कांग्रेस इसे अपने तरीके से देखती है, एआईएमआईएम इसे अपने तरीके से देखती है। लेकिन आपके हिसाब से आरक्षण का क्या तरीका, क्या आधार होना चाहिए? देखिए, हम जिस देश में हैं वो देश संविधान से चलता है। संविधान में सारी चीज़ें पहले से डिफाइन कर दी गई हैं। रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ 3 प्रकार का पहले से मिल ही रहा था, ओबीसी, एससी और एसटी। टोटली जो 49.5% की बात अभी आपने की थी, उसमें 15 एससी को, 7.5 एसटी को और 27% जो है वो ओबीसी को। लेकिन मोदी जी ने 10% एक्स्ट्रा जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर जनरल कैटेगरी को दिया, तो वो बार भी ख़त्म हो गया कि भाई 49.5 ही रहेगा, आगे भी बढ़ सकता है। और सरकार को ये अख्तियार है, इसका मतलब कि वो इसमें ऊपर नीचे कर सकती है, चूँकि करके मोदी जी ने दिखा भी दिया। पहला सवाल है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस का प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसमें कहीं भी रिलीजन का जिक्र नहीं है, सिर्फ अपर कास्ट ईडब्ल्यूएस। 2 शर्तें हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के हो और ईडब्ल्यूएस परिवार हो, उसको ये 10% में समाहित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मुसलमानों में भी जो शेख सैयद मुगल पठान हैं वो ईडब्ल्यूएस में अपना कोटा पूरा ले सकते हैं। कौन कितना लेगा, कैसे लेगा, ये पता नहीं, लेकिन उसमें कहीं धर्म का कोई जिक्र नहीं है। ओबीसी जो 340 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 340 में, उसमें भी कहीं धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। जो 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलता है, एसटी को, उसमें भी कहीं रिलीजन का कोई जिक्र नहीं। वहां पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिल रहा और मुसलमान भी ले रहा। उसके लिए मैं एडिशनल बता दूं, लक्षद्वीप जो लोकसभा सीट है वो एसटी का रिजर्व है, और पीएम शहीद आते थे, बाद में कई नेता आए, वो मुसलमान जीतता आ रहा। अभी बिहार के चुनाव में भी एसटी के रिजर्व सीट पर एक मुस्लिम लड़ा था जो बंजारा या किसी बिरादरी का था। केवल एक आरक्षण है जो एससी को मिलता, अनुसूचित जाति को, अनुच्छेद 341 के अंतर्गत। उस पर 10 अगस्त 1950 को संवैधानिक व्यवस्था होते हुए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब तक चल रहा। मैं तो कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, बार बार कहते हैं, भाजपा के साथी अभी भी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं नहीं होना चाहिए, हटा दें फिर। बिल्कुल हटाना चाहिए, यह प्रतिबंध भी हटना चाहिए। अब रही बात की सूची राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार को भेजती है, वो परंपरा पुरानी है। कौन रहेगा नहीं रहेगा किसी के माथे पर नहीं लिखा, उसके सामाजिक सोशल स्टेटस को देखकर ही तय किया जाता कि भाई इसमें ये रहेगा या नहीं रहेगा, रहने लायक है या नहीं है। अगर ओबीसी के लायक है तो चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कौन सी जातियां रहेंगी कौन सी नहीं रहेंगी, ये सरकार को अधिकार। इस्लाम तो जाति व्यवस्था मानता ही नहीं है। नहीं, भारतीय जो समाज है वो जाति व्यवस्था के बगैर उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई भी नहीं मानते। नहीं, इस्लाम मानता है कि नहीं? ईसाई भी नहीं मानता, सिख भी नहीं इस्लाम मानता है कि नहीं? सिख भी नहीं मानता। इस्लाम मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता। इस्लाम और मुसलमान दोनों दो चीजें। इस्लाम जाति व्यवस्था, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है मीनाक्षी जी, यहाँ पूर्णिमा जी, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। मुसलमान की बात कीजिए, इस्लाम की बात लेकिन मुसलमान इस्लाम ही तो मानता है। नहीं, इस्लाम और मुसलमान दो चीजें हैं। इस्लाम एक धर्म है, उसको मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान भारतीय व्यवस्था में रहता है, वो संविधान के अंतर्गत रहता है, इसी समाज का है। देता है। अगर भारतीय व्यवस्था में रहता है तो इस्लाम थोड़ी त्याग देता है। नहीं, इस्लाम नहीं त्यागता, जाति नहीं त्यागता। कितने मौकों पर, जाति भी नहीं त्यागता, पर हमने ये सुना कि हम तो नहीं त्यागता है। नहीं, लेकिन फिर आप वही तो, मेरा मूल सवाल वापस से वही आता है कि इस्लाम तो जाति व्यवस्था को मानता ही नहीं है ना साहब। उसके बावजूद जब रिजर्वेशन की बात आती है तब एक भी मुसलमान खड़े होकर ये नहीं कहता कि नहीं हम तो, हमारा इस्लाम तो नहीं मानता। 10 सेकंड, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, शादी में, ब्याह में, सामाजिक उठ बैठ में, खान पान में, भेदभाव में, इस्लाम में भी सेक्शन है जैसे हिंदुत्व में है। एकदम
क्लियर कट। हमारे यहाँ अशराफ है, अजलाफ है, अरजाल है, पूरा मोमेंट चल रहा है हमारे यहाँ, पसमानदा मोमेंट हम चला रहे हैं। हमारे यहाँ वो पूरे सेक्शन हैं जो धोबी हिंदू में है, मुसलमान में धोबी है, नाई हिंदू में, मुसलमान में नाई है। अपर कास्ट में आप जाएंगे, त्यागी हिंदू है, त्यागी मुस्लिम है, गुजर हिंदू है, गुजर मुस्लिम है, जाट हिंदू है, जाट मुस्लिम है। आप नट आएंगे, नट हिंदू है, नट मुस्लिम है, बक्खो हिंदू है, बक्खो मुस्लिम है, बंजारा हिंदू है, बंजारा मुस्लिम है। टोटल सेक्शन बटा हुआ है। ये कहने की बात आपकी है कि इस्लाम नहीं मानता। नहीं, आप मुझे खारिज कर दीजिए, व्यवस्था में सब है। आप मुझे खारिज कर दीजिए कि इस्लाम मानने की इजाजत देता है जाति व्यवस्था को। मैं इसके बाद नहीं कहूंगी। इस्लाम तो बिल्कुल सारे इंसान को एक क्योंकि जैसा कहता आप मानने। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो आपसे बेहतर तो ये कोई बता ही नहीं सकता कि इस्लाम किसकी इजाजत देता है और किसकी नहीं। मेरी समझ तो उसके आगे बहुत छोटी पड़ जाती है। इसीलिए आप मना कर दीजिए, कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेंगे जाति व्यवस्था। नहीं, दो बातों को क्लियर कट। इस्लाम सबको इक्वल मानता है, सबको बराबर, केवल मुसलमान नहीं, पूरे इंसान एक बराबर है। लेकिन हम जिस देश में हैं वहां एक व्यवस्था है हजारों साल पुरानी, हम उस व्यवस्था के शिकार हैं। इस्लाम क्या कोई धर्म उस व्यवस्था को नहीं मिटा सकता। मतलब फिर किसी भी बात में विरोधाभास की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वो इस देश में संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चले तो कोई मुसलमान उठ के खड़ा ये नहीं कहेगा कि भाई ये तो इस्लाम विरोधी है। क्लियर है सर? किसी भी तरीके की व्यवस्था में देश में जो लागू होगी वो कहेगा नहीं। फिर अब आप कॉन्ट्रडिक्शंस पर मत आइए। आपने कह दिया एक संवैधानिक व्यवस्था आरक्षण मांग रहे हैं वो संविधान विरोधी। मैं तो आगे बढ़ गई आरक्षण से। मैं तो हर एक व्यवस्था पे कह रही हूं जो इस देश में संवैधानिक लिहाज से लागू होनी चाहिए, उसमें फिर कोई उठ खड़े होकर ये नहीं कहेगा बिल्कुल होनी कि चाहिए। हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, हम तो मानेंगे हमारा संविधान। ठीक है, संविधान से ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। सामान्य नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कॉमन सिविल कोड की चर्चा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? कौन विरोध कर रहा? सबके लिए एक समान कौन विरोध कर रहा? संहिता हो। कौन कर रहा विरोध? मुसलमान आप लोग। कोई मुसलमान नहीं कर रहा। कितने मुसलमान आए? सिविल कोड का अरे आपके लोग दो चार कर रहे हैं, ओवैसी साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं, वही करेंगे। उस आधार पर वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम एससी रिजर्वेशन की बात करते हैं। ओवैसी जी की बातों देखिए, को ऐसा है, ओवैसी जी की बातों को गुलाम सरवर खारिज करते हैं ना। सुविधा होती है ओवैसी जी की बातों को आप खारिज करते हैं ना। खारिज है। आप पूरी तरीके ये बड़ी सुनिए निखिल जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि जो ओवैसी जिसकी वकालत करते हैं मुस्लिम आरक्षण, उस बात को ये खारिज करते हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण जो भी मांगता है वो संविधान में भी नहीं। वो संविधान विरोधी के अनुसार शब्दों का चयन और अपनी परिभाषा के आधार पर अपनी बात को सही करने की बात है। जबकि वास्तविक बात यह है कि मुसलमानों में जाति भेद नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए इन्हें आरक्षण का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारें इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और इस तरह अपना उल्लू सीधा करती हैं। ठीक है। इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो, इसके पक्षधर हम लोग भी हैं, लेकिन वोट बैंक को पोषित करने के लिए यानी आप धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर आप लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं मांग कर रहे। मुसलमानों में कोई धर्म नहीं है। अरे हम तो अनुच्छेद 341 पे जो प्रतिबंध आपने लगाया उसका भी विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में कोई जाति नहीं है, इसलिए जाति के आधार आपको पर कब से ज्ञान हो गया? देना एक तरह से गैर आपको कब से यह ज्ञान हो गया? मुस्लिम जाति में आप जी नहीं, कोई भी भेद नहीं है। आप किसने कहा के अनुसार से अरे हमारे यहाँ अनेकों किताबें लिखी, हमारे यहाँ बहस चल रही, मूवमेंट चल रहा, आज से नहीं 200 साल से। हाई कोर्ट ने असीम बिहारी से लेकर आज तक। अरे सुनिए, आप सवाल ये है कि आप केवल इस प्रावधान का फायदा उठा रहे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास और कास्ट दोनों को जो मर्जर की बात आती है, तो रिजर्वेशन सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के आधार पर है। लेकिन उसमें उस सूची में कौन शामिल हो, इसे आर्टिकल 14 और 15 के तत्वावधान में राज्यों की जिम्मेवारी उस सूची को तैयार करना। तो मैंने पहले ही उसी अधिकार का राज्य को अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि हिंदू जातियों को ले लें, नहीं, लेकिन फिर इसमें निखिल जी फिर तो 100 समस्याओं का सीधे एक ही हल है कि भाई आपका कास्ट सेंसस हो जाए, आपका कंप्लीट सेंसस हो जाए, आपको ये पता लग जाए। ठीक है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन फिर ये पता लग जाए और फिर साथ ही ये भी पता चल जाए कि इकोनॉमिकली कौन कितना बैकवर्ड है, शैक्षिक स्तर पर कौन कितना बैकवर्ड है। फिर रिजर्वेशन उसके आधार पर तो देना है तो दे दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब की इंटेंट भी वही थी जब उन्होंने आरक्षण लाया था। जब उन्होंने आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि वो एक समानता के स्तर पर आ सके। रामप्रकाश पांडे जी के पास जाऊंगी, टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके, फिर संजय जी मैं आपके पास आती हूं। बताइएगा रामप्रकाश पांडे साहब, 7 से 17 अब वापस 17 से 7, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, संविधान न्याय संगत तो हमें कोई दिक्कत नहीं। केयर टू इलैबोरेट पांडे साहब?
संविधान के स्वरूप अनुरूप है अगर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो है कि नहीं है? अब इसके आगे संविधान बढ़ अगर जाते हैं। इजाजत देता है तो वो इम्प्लीमेंट हो। हाँ, अब है या नहीं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। फिर आप इसे कैसे देखते हैं? संविधान निहित है कि नहीं है? कि सरकार है, संघ होगा, अगर नहीं होगा तो फिर विद्रोह होगा। नहीं, संविधान निहित है कि नहीं है, ये बताइए पांडे साहब। लेकिन नहीं है, हमारा तो इसको विरोध रहेगा। संविधान निहित नहीं है, ओके। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, कैसे नहीं है संविधान निहित? हमारा पहले तो ये देखिए, विरोधी हम है, जब हमारे विरोधी के साथ उन्होंने क्या संयम लेके ये किया, बात करके वार्तालाप करके किया, विरोधियों की कोई मत ही नहीं ली, तो हम यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं करें। मत करिए। पांडे साहब की आपको बात संजय जी समझ में आई क्या? अब पांडे जी क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन की जब चर्चा करते हैं तो दो तीन चीज़ें जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पे नहीं था, उसमें क्या था, हिंदू, बौद्ध और सिख को इंक्लूड किया था, मुस्लिम उसमें थे ही नहीं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, 284 लोगों ने साइन किया था, और उसमें नेहरू जी का कोई हाथ ना, नेहरू जी ने ना साइन किया था ना कुछ किया था। कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। भाई घोष साहब तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, घोष साहब कुछ भी बता देगा, बताने के लिए तो अभी हम आ रहे हैं ना उस पर, बताने के लिए आदमी कुछ भी बता देगा, कुछ भी है। लेकिन ऐसा कोई ओबीसी था ही नहीं उस समय, सुन लीजिए, ओबीसी था ही नहीं, तो काहे को बहस कर रहे हो आप लोग? भाई काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट कब इंट्रोड्यूस हुई? 1953 में, इंप्लीमेंट होनी चाहिए 55 में, तो काहे को बहस कर रहे हो? 50 में नहीं आए थे, शांत हो जाओ। सिंपल सी बात है, मंडल कमीशन में एक प्रस्ताव दिया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया था। कई लोग स्टेट ने इम्प्लीमेंट इसको किया है 94 से लेके 2007 के बीच में, जिसमें कर्नाटका की सरकार है, केरला की सरकार, सबसे पहले केरला की सरकार ने इंट्रोड्यूस भी किया था ओबीसी मुस्लिम्स के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज नॉट एट ऑल देयर कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। ज्ञान सरवर अरे सुन लीजिए, अब नहीं निकाल लीजिए, मैं भी निकाल देता हूं। अब निकाल ही नहीं, मैं दिखा दीजिए 2000 दिखा दीजिए भाई। मंडल 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उस पर। अरे प्रभु, ओबीसी नहीं, कम्युनिटी SC की बात हो रही। अरे एससी OBC की बात ही नहीं है। अब बात करें, सुनिए, ओबीसी एससी और एसटी तो थे ही नहीं आप लोग उसमें, आप लोग हो ही नहीं। जब उसमें हो ही नहीं तो बात ही क्या करें? इसमें नहीं है। आप मुसलमान एससी और एसटी में आपको इंक्लूड नहीं इंक्लूड। अरे है, निकाला गया आपने धर्म के। अरे आप धर्म के आधार पे नहीं था, आपको निकाला नहीं गया, आपको रखा ही नहीं गया। निकाला गया, आपको निकाला नहीं, आप पढ़ लीजिए। 1936 से पढ़ना शुरू कीजिए। 36 से क्यों पढ़ने जाए? पढ़िए, अंग्रेजों के जमाने में क्यों पढ़ने चले? हमारा कब कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 50 में कब हुआ भारत में? भाई रिजर्वेशन जो मेन चीज था वो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में 1950 में आया था, 1949 में आ गया था। 1950 में लागू हुआ, ठीक है, लागू होने तक ये है नहीं इसका मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको हटा दिया, एससी और एसटी में हटा दिया। ओबीसी कब इंप्लीमेंट हुआ? 90 के मंडल कमीशन, जो 80 में आना चाहिए था मंडल। 94 से लेकर के 2007 के बीच में कई सरकारों ने इंप्लीमेंट किया। देखिए जो समीकरण है, इन्होंने सही बोला, जाति व्यवस्था मुसलमानों में है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। वहां पे अगड़े हैं, वहां पे भी पिछड़े हैं। वहां पे राणा आपको मिलेंगे हिंदू भी, और राणा मिलेंगे मुसलमान में भी। जाकर तवर्रुर राणा देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में कहीं रहते हैं, सहारनपुर में। तो देखिए था, लेकिन ये कह देना जो बंगाल में हो रहा है, ये तुष्टीकरण हो रहा था। अगर आपको देना है, तो बिहार में क्या हो रहा है? वीकर सेक्शन है तो उनको देना चाहिए। बिहार में फिर क्यों? अब मैं बता रहा हूं आपको। अब बताइए, कर्नाटक में बोल रहा हूं, कर्नाटका में ऑर्डिनेंस ला करके आपने इंट्रोड्यूस किया। तेलंगाना चले जाइए, तेलंगाना में 2005 से लड़ाई लड़ रहे हैं, 2005 से छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट ने कई बार स्टे लगाया, उसके बाद भी रिजर्वेशन के लिए मर रहे थे। हम कहते हैं अगर कोई वीक है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आपको अमेंडमेंट करके लाना है तो बैठ के चर्चा कीजिए, पार्लियामेंट में ला दीजिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन तुष्टीकरण के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। तुष्टीकरण ना इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। दे रहे हैं तो ठीक है। देखिए अब उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके 20 साल से अरे हाँ देंगे ना, उन्होंने लाया और दिया। तो क्या सर ममता बनर्जी नहीं दे रही है? तो क्या आपके नहीं आपकी नहीं, आप बताइए, आप केरला की सरकार नहीं दे रही है? आप ये बताइए कि आप कर्नाटका की सरकार नहीं दे रही है? इसके लिए दे रही भैया, 2010 से पहले की स्थिति में कोई छेड़छाड़ शुभेंदु सरकार नहीं कर रही है। उसमें जो ओबीसी की जातियां, जो उनका दर्जा है वो बरकरार रहेगा। उसमें 2010 से पहले में ये भी बदलाव नहीं कर रही है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार दे रहे हैं कितने परसेंट? कितने परसेंट नहीं दे रहे? मुसलमानों की वो तमाम जातियां ओबीसी में है, बिल्कुल है। उनको क्यों रखा गया? नहीं रखा रहना में भी है भाई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन ऐड करते जा रहे हो आप, एक बार डिसाइड कर लो कि भैया ये जातियां आएंगी,
उसके बाद ऐड मत करो। रोज जातियां होती हैं आज के हिसाब तो से, उत्तर प्रदेश में आपके अभी हिसाब SC की लिस्ट में से, है। अरे आपके हिसाब से हम बता रहे हैं, जाट उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड है, हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है बैकवर्ड। तो किस तरह इंडिया में डिफाइन करोगे कि जाट कहां आता है? धोबी जो है कई राज्यों में SC है, कई अरे राज्यों भाई में गुजरात में मोदी तेली है, उत्तर प्रदेश में मोदी सब नहीं है बैकवर्ड में। हाँ, तो तो बहुत है, सी ये तो चीजें राज्य हैं ना। सरकार का मुद्दा नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं संजय जी मोटे तौर पर कि एक कंप्लीट ऑडिट और रिव्यू, बिल्कुल ऑडिट और रिव्यू, और नहीं देखिए, है। और ऑडिट देखिए, और जिस रिव्यू, स्टेट में ताकि जो कोई पीछे किसी सिंपल। को भी उसमें तुष्टिकरण का स्कोप नहीं तुष्टिकरण मिलना होना चाहिए, किसी को भी नहीं मिलना वोट चाहिए। बैंक की राजनीति नहीं होनी हाँ। चाहिए कि एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने 17 से 18, हाँ, 18 से agree। 20% हो जाए, एक रखो, जो कमजोर उसको दो। इन्होंने सही कहा, 10% जो ईडब्ल्यूएस में, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है, जो वीक है उसको मिलेगा। 8 लाख का कैप है, आपकी बस वो आमदनी ठीक 8 है। लाख के कैप के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन समस्या क्या हो जाती है जब आप तुष्टिकरण करने लगते हो, जबरदस्ती घुसाने लगते हो। चार, अब मान लीजिए कोई तेली है मुसलमानों में, चलो तेली बैकवर्ड है तो बैकवर्ड है, 4 जाति आप ऐड कर लोगे। वेस्ट बंगाल में पिछले 25 जातियां ऐड की गई पिछले 5 साल के अंदर, जाके देख लीजिए, कोई बैठ के ऑडिट कर रहा है ये 25 जातियां अचानक कैसे बन जाती हैं बैकवर्ड में जाने के लिए। तो समस्या क्या है, जाति जो थी वही रहेगी। मान लीजिए हम गुजर हैं तो गुजर ही रहेंगे ना, गुजर में सब गुजर, उसके नीचे सब गुजर तो नहीं हो सकता ना, तो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। तो आपको जाति व्यवस्था को वर्णित करना पड़ेगा। पहले 4000 बोला जाता था, अब तो 4 लाख की जाति है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 4 लाख जातियां। अरे भाई 4 लाख जाति कैसे हो सकती है? तो समस्या यहाँ पे देश में है कि क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी नहीं होगी समस्या आएंगी, और फिर उसका उसको जो करने जैसे फायदा एज पर देयर कंफर्ट उठा हाँ, सकता है वो उठाने की एकदम कोशिश तुष्टिकरण की करेगा। राजनीति हो ठीक रही है, नहीं, ये बोलने का ये बात था, संजय जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे तो कैसे कैसे मेरा बात आ गया, मैं क्या बोली। फर्स्ट फिल्म में जो बोले थे ओबीसी तो है 1990 से, मंडल कमीशन से, ये तो सब जानता है। 1950 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, 1902 आपकी वजह फर्स्ट से इन द डिले हुआ, ब्रिटिश ये राज सब नहीं जानता, कोल्हापुर। भूल ये गया। अगर इतिहास का 10 बारे साल, में चर्चा करते हैं तो 10 साल, इतिहास का 40 चर्चा करें। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है, मैं एकदम सीधा सा बात बोले, मेरा बोलने का ये मतलब है, ये एक रिकॉग्निशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉपुलेशन में, ये रिकॉग्निशन, ये इसमें ये शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जैसे ग्रांट हुआ, लेकिन ये धर्म का नाम पे होना चाहिए। और धर्म का नाम पे अगर होता है ये कोटा, तो बैलेंस होना चाहिए, जिससे अकाउंटेबल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। वी नो अमेंडमेंट जैसे हुआ तो भी हम लोग जानते हैं ये अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट का मुताबिक ये चालू हुआ। लेकिन मेरा हम लोग का डिस्कशन है ये बंगाल सेंट्रिक, इनसे हम कर बंगाल लेते में कैसे बंगाल में कैसे ये लागू हुआ। मेरा बोलने का पहले से ये मतलब लोकतंत्र में एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जिसमें बहुमत से जीते आए एक सरकार, जो सरकार अकाउंटेबिलिटी तब तो नहीं तय हुई जब मुस्लिम ओबीसी पॉलिटिकल ब्लॉक बनाने में कांग्रेस सबसे आगे रहती थी साहब, तब तो कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आप लोग उठकर घोष साहब करते नहीं थे। होना चाहिए। Nobody is a teacher here to teach the history. नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि अपने को यही अभी हाँ, आपको बोलिए। एक आईना दिखा रहे हैं गुलाम सरवर साहब। बात यह है ना कि हमको सूट कर रहा था तब तक ठीक है, अब हमको क्योंकि सूट नहीं कर रहा, हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो हम इधर उधर जाने लगेंगे। सरवर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टियों को, स्पेशली सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को, और उससे भी ज्यादा स्पेशली इनको, कांग्रेस पार्टी को, मुस्लिम ब्लॉक सूट करता है या फिर मुसलमानों में भी बिरादरियां जातियां हो वो सही लगता? क्योंकि इशू जब भी लाएंगे ना मुसलमान, माने ताकि फौरन हिंदू हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी तो रात दिन चाहिए रहेगी तुम मुसलमान करो। अरे भाई आप वर्गीकरण पर ही काम करें, आपकी पार्टी ने ही पहले सब पंगा कर रखा। अगर सारा मामला पूरा रास्ता क्लीन करके रखे होते तो पॉलिटिकल स्पेस इनको मिलता ही नहीं। जहां जा रहे हैं भाषण में कर रहे हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन, माने हिंदू भाइयों का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया। आपने डिफाइन नहीं किया पहले ही, आपने मुस्लिम ब्लॉक भी आपको चाहिए, सारा मुसलमान मेरे साथ है। क्यों? मुसलमानों का अपर कास्ट होता है इनके साथ, मुसलमानों का एससी होता, ओबीसी होता, तब मजा आता ना खेल में। पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों ने ये देखा कि मुस्लिम को एक ब्लॉक के रूप में लेना है। आज भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सबको मुस्लिम ब्लॉक सूट करता। मैं कहता हूं इससे पोलराइजेशन बढ़ रहा है। और इशू देखिए, एक लाइन बहुत इंसाफ की बात, पूर्णिमा जी इस शो में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तमाम तर राजनीति और कवायद के बाद भी क्या हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज में, तमाम में सर्वे ईमानदारी से कराइए। और राज्य की पुलिस में क्या मुसलमान
पूरे ब्लॉक, जिसको ये ब्लॉक मानते हैं 14%, 14.5% वाले, क्या वो आबादी के अनुपात में कहीं खड़े उतर रहे हैं? इसका मतलब बेईमानी शुरू से हुई। कांग्रेस के शासनकाल से हमारे सिर्फ इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों जमा हो जाओ, जमा हो गए। 4 हमारे मौलाना इनके सेटअप में रहते थे, इसीलिए इशू पर कभी डिबेट नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद देता हूं भाजपा पर, लाख आरोप लगाइए, कम से कम आज डिबेट तो हो रहा है इशू पर। अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ते तो खुल रही हैं। पर अनफॉर्चुनेटली सरवर साहब, दिक्कत ये है कि मुसलमान इस्तेमाल होने के लिए तैयार बैठा है। यस। इसीलिए मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, मैं एग्री हूं। दिक्कत ये है, एग्री हूं। आपने जितनी पार्टियों का नाम लिया, तैयार बैठा है, यस। इधर उधर बिखरा हुआ है। हम कह रहे हैं आप भी नहीं, एक हो भी जाइए सही भाई, है। तय कर लीजिए कि और आपके लिए नुकसान बेहतर क्या मुसलमान का हो रहा है है। इससे। नुकसान भी मुसलमान नहीं, का हो रहा सही है। है। निखिल जी अभी- आइएगा। अभी आप सर देखिए, घोष एक साहब थोड़ा सवाल समय भी दीजिए। एक बात- घोष साहब थोड़ा समय एक प्लीज। बात, just एक- घोष साहब एक घोष बात। साहब, बोलिए हाँ, बोलिए, 10 सेकंड Seriously, बोल लीजिए, जितना फिर निखिल सारे प्रसून जी आप। accusation किए ठीक है, लेकिन एक बात सुनिए, ये एक गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट 2014 में एक मुस्लिम का कोई नॉमिनेशन नहीं दिए, और बंगाल क्या में लॉजिक है, nomination नहीं किया? इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आंसर ले होता लीजिए है। मुझसे जरा। ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। नहीं, आप आंसर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो लेफ्ट में होता है, ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ। हम लोग बीजेपी का राजनीति भी देखे वाजपेयी का जमाना में, वाजपेयी जी का जमाना में, आडवाणी जी का जमाना में, हम सिकंदराबाद को भी देखे, नकवी साहब को भी देखे। तो ये जो है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का अंतर है, ये बोलने का मेरा मतलब एडवांटेज अगर कोई लेते पॉलिटिक्स तो में इनको political इंक्लूजन और advantage एक्सक्लूजन लेते। दिख गया। नहीं, पॉलिटिक्स में तो दिख गया इनको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। निखिल जी। कहाँ हमको रखा जा रहा है? भाई हम नौकरी की बात कर रहे थे अभी। आप जब सत्ता में रहे घोष जी, आपको ऊपर वाले ने बहुत मौका दिया था। निखिल जी बस एक सेकंड, निखिल जी बस एक सेकंड। चाहते हैं असेंबली ठीक है घोष साहब, अब जरा रुकेंगे। घोष साहब रुकेंगे। घोष साहब ठीक है, आपकी बात क्लियर हो गई, रुकेंगे जरा। राणा जी एक सेकंड, सरवर साहब एक सेकंड। निखिल प्रसून जी को बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रसून जी, देखिए, सवाल ये नहीं है कि टिकट देने या नहीं देने से किस समुदाय को क्या प्रतिनिधित्व या महत्व मिलता है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने टिकट ही केवल दिया है, और उनकी स्थिति क्या होगी ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से परिलक्षित होती थी। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है, लेकिन न्याय संगत तरीके से लागू किया है। आप लोगों ने रंगनाथ मिश्र कमेटी की अगर रिपोर्ट को मान ली जाती तो मुस्लिमों को तो धर्म के आधार पर आरक्षण मिल सकता था, जो कि संविधानेतर प्रस्ताव था। इसलिए पहली बात तो ये तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उदाहरण के स्वरूप पर आप 66 जातियां थी ओबीसी में, पश्चिम बंगाल में आपने 74 दूसरी जातियों को लिस्ट ए और बी में विभक्त कर दिया, और कुल मिलाकर के जो ओबीसी की जो संख्या है तो उसका 87% मुस्लिमों को मिल गया। तो इसमें वोट बैंक की राजनीति की गंध तो इसमें आती है। 87% जो है सो मुस्लिम। इसका मतलब आप सारे मुसलमानों को एक तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं बिना नाम लिए हुए। ठीक है, ये धार्मिक आधार पर ये ओके पॉलिटिक्स घोष तो साहब शुरू प्लीज, की घोष तो साहब होता। रुकेंगे, घोष साहब प्लीज रुकेंगे। के राम प्रकाश आधार पांडे जी पर- से भी थोड़ा सा मैं सुनना चाहती हूँ कुछ। पांडे साहब, जी बोलिए। हाँ पांडे साहब नहीं है, ठीक है बोलिएगा। गुलाम सरवर जी 30 सेकंड आप, फिर संजय जी आप। मैं आप क्या कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया, बिल्कुल ये मैं बंगाल को खूब अच्छी तरह से जानता हूं और बंगाल को बहुत करीब से जानता हूं। ये सच है कि वहां बहुत सारी वो जातियां जो ओबीसी में नहीं जानी चाहिए थी उन्हें शामिल किया गया। जैसे शेख यूपी में, बिहार में नहीं है, लेकिन बंगाल का शेख ओबीसी में है। ठीक है, नई सरकार आई, उसने उसकी नजर पड़ी, इसमें यह भी बात तय है कि वो तुष्टीकरण था, लेकिन जो हकदार है उसका हक नहीं छीनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, उसका हक कम से कम नहीं छीनिए। जो जातियां सूट करती हैं वहां, उनको मिलना हाँ, मतलब वाजिब हो वहां वाजिब मिलना चाहिए, और मिलना वहां पर उनको काट नहीं देना काटिए चाहिए नहीं। basically। ठीक है राणा जी, इसलिए तो रिव्यू होना ठीक है, चाहिए। ये हमारे इसलिए जो तो बोले चंदन review दादा होना है, चाहिए। अरे दादा सुनिए हाँ, तो बोलिएगा सर। दादा 30 क्या सेकंड सर। दादा एकदम दुरुस्त बातें कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा। ये बताइए आपने कितने बार मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया? एक भी नेता का नाम बता दीजिए, चाहे कांग्रेस में बड़ा नेता हो मुसलमान हो, दूसरा समाजवादी में बता दीजिए, बसपा में बता दीजिए, टीएमसी में बता दीजिए, नेम एनी पार्टी एक मुसलमान नेता बना ले। मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने और मुसलमानों का सिर्फ एक तरह से कह सकते यूटिलाइज कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह यूज कर रहे थे, और उनका कोई भी कल्याण नहीं हुआ। मुसलमान आजादी के पहले कितना पढ़ा लिखा था, आज कितना पढ़ा लिखा देख लीजिए। मुसलमानों की स्थिति पहले क्या थी, आज स्थिति देख लीजिए, गिरता ही चला जा रहा है। तो उसका उत्तरदायित्व कौन है? यही सरकारें ठीक हैं है। जो मुसलमानों के वोट बैंक पे, वोट पे जीतती आई सरकार बनाती आई है। उत्तर प्रदेश में
93 से लेकर के और 2017 तक बिल्कुल मुसलमानों के हमने, वोट पे जब जीते हमने हैं, लेकिन जीरो है। हमने जब कंप्लीट ऑडिट और रिव्यू की बात की, तो ये कंप्लीट ऑडिट एंड competitive रिव्यू politics इस कर सारी रहे हैं आप। शक्षुबा को घोष साहब दूर कर देगा, लेकिन साथ ही आपको ये भी मिलकर तय करना पड़ेगा कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन होना चाहिए। घोष जी तो या बंगाल फिर- में विपक्ष में थे, या फिर- तब इन्होंने रिव्यू की बात क्यों नहीं की? अरे घोष जी, आपको तो टीएमसी के खिलाफ तभी मोर्चा खोलना चाहिए था। अरे कैसे TMC बोलते हैं, का दोस्त हम थे लोग उनके नहीं वो। थे, ठीक, कांग्रेस की कोई ठीक है, इतना वो तब ध्यान साथ तो ये साथ थे और बताया हम कि दूर नहीं, हो इनको भी गए। मुस्लिम वोट ठीक खिसकने है, का डर ठीक है, हो गया ठीक है, होगा। ठीक है, वेस्ट ठीक बंगाल है। पॉलिटिक्स से कांग्रेस का कंसर्न समाज ठीक है, है, मैं एक लाइन बस कह रही हूँ कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन होगा, ये तय करना पड़ेगा, या फिर ये तय करेंगे कि धर्म और चुनावी गणित के हिसाब से आरक्षण को अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू किया जाएगा, या फिर उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल प्रसून साहब, चंदन घोष जी, आपका भी शुक्रिया। रामप्रकाश पांडे जी कुछ देर के लिए थे हमारे साथ, गुलाम सरवर जी, संजय राणा जी, धन्यवाद आपका। दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।